ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। देखिए, हम लोग आ गए थे क्लास 12th में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट चल रहा था, और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में हम लोगों ने कितने लेक्चर कर लिए? 2 लेक्चर कर लिए। तो आज हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 3, हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 3। और इसमें हम लोग देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट डिस्कस कर रहे थे। अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल को देखिए सामने, डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक, मतलब उसकी पूरी लोकेशन बताइए, कहाँ पर है डी ब्लॉक एलिमेंट, इकरा बताइए। हाँ, 3rd से लेकर के 12 तक है। 3rd से लेकर के 12 तक ये कितने ग्रुप्स हैं? 10 ग्रुप्स आर देयर, दीज आर 10 ग्रुप्स आर देयर। मैनुअली जब काउंट करेंगे यहाँ से देखें ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ग्रुप हैं। और कितने पीरियड्स हैं? 4 पीरियड्स हैं। उसी को इसमें इन लोगों को एक अलग से नाम दिया गया है ना, ट्रांजिशन सीरीज। 4 ट्रांजिशन सीरीज हैं, तो उनका अलग अलग से नाम बताइए, क्या क्या नाम है उनका। मतलब व्हाट इज द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कॉल्ड? 3D सीरीज। व्हाई 3D सीरीज? 3D ऑर्बिटल, बहुत अच्छा। इट इन्वॉल्व्स द फिलिंग ऑफ 3D ऑर्बिटल, ठीक है। उसी तरह से फिर ये 4D सीरीज हो जाएगा, 5D सीरीज हो जाएगा, 6D सीरीज हो जाएगा, जो हमको पढ़ना नहीं है, 6D सीरीज नहीं पढ़ना। तो 3 हम लोग को खाली स्टडी करना है, ठीक है। अब कई सारे क्वेश्चन हमारे देखे, अब हमारे डायरेक्टली आपसे करें कि व्हाट इज द 3rd ट्रांजिशन सीरीज? 3rd ट्रांजिशन सीरीज, हाँ 5D सीरीज हो गया। कौन सा पीरियड हो गया? ये पीरियड नंबर 6 हो गया, 3rd ट्रांजिशन सीरीज। अच्छा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। देखिए, जैसे आगे हम लोग को क्वेश्चन करना है, फर्स्ट 3rd ट्रांजिशन सीरीज, जैसे नीचे आने पे साइज इंक्रीज करती है, साइज इंक्रीज करती है, तो आईपी की वैल्यू कम होनी चाहिए कम होनी चाहिए। हाँ, ये तो क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, कम होनी चाहिए। लेकिन जब हम लोग कंपेयर करते हैं, जैसे साइज भी कंपेयर करते हैं, तो जैसे से नीचे आते यहाँ तक तो ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज तक तो सही चलता है। लेकिन जब इसका 3rd ट्रांजिशन सीरीज का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो हियर देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे होता है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल। तो 4f का इन्वॉल्वमेंट तो 6s के बाद ही होता है। जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पहले 6s आता है, तब 4f आता है। मतलब 4f यहीं पर स्टार्ट होगा, कहाँ पे? 6 पीरियड में, 6 पीरियड में। इसके पहले लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कोई मतलब नहीं है, मतलब होता ही नहीं है, तो कहाँ से होगा? 6 पीरियड में होता है, और 7 पीरियड में एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। दोनों को मिला के हम लोग मतलब जनरली नोन एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन जब 7th पे आएंगे तो हम लोग, अभी जब एफ ब्लॉक एलिमेंट अगला टॉपिक हम लोग करेंगे, तो वहाँ लेंथेनाइड और एक्टाइड अलग अलग स्टडी करते हैं, तो दोनों नाम अलग अलग हो जाएंगे। अच्छा, अब देखिए जरा, हम अगर एक काम करें कि सिल्वर एंड गोल्ड, किसका आईपी ज्यादा होगा? सिल्वर एंड गोल्ड, किसका आईपी ज्यादा होगा? दोनों की बराबर है, और आईपी एजी का ज्यादा होगा। हाँ, एजी का। अच्छा, डेंसिटी किसकी ज्यादा है? गोल्ड की ज्यादा है, डेंसिटी तो गोल्ड की ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन आपसे करें, डी ब्लॉक की आईपी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के रिस्पेक्ट में कैसी है? दोनों से ज्यादा? एस से ज्यादा एंड पी से कम। हाँ, एस से ज्यादा है और पी से कम है, ठीक है। क्योंकि देखिए, इतना तो हम लोग को पहले से पता है कि जब लेफ्ट राइट चलते हैं तो साइज डिक्रीज करती है, डिक्रीज करती फोर्स ऑफ रिडक्शन बढ़ता है। फोर्स ऑफ रिडक्शन बढ़ेगा तो आईपी की वैल्यू बढ़ जाती है।
तो इसलिए डी ब्लॉक की आईपी एस ब्लॉक से ज़्यादा है। लेकिन जब हम लोग पी से कंपेयर करते हैं तो पी की साइज डी से कम है, क्योंकि जैसे जैसे लेफ्ट राइट चलेंगे हम लोग साइज और कम होती डिक्रीज होती जाएगी। तो साइज डिक्रीज होगी तो आईपी की वैल्यू बढ़ती जाएगी हमारी। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग थे आयनिक रेडियाई। फोर्थ प्रॉपर्टी करिए आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई, फिर जब आयनिक रेडियाई को हम लोग कंपेयर करते हैं तो देखिए आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई दोनों का ट्रेंड सेम चलता है। भाई क्या डिफरेंस आ गया, हमने एलिमेंट से क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। जब इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो आयन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ट्रेंड उसका भी सेम ही चलता है। ठीक है, नोट करिए आयनिक रेडियाई ऑल्सो फॉलो, आयनिक रेडियाई ऑल्सो फॉलो द सेम ट्रेंड, आयनिक रेडियाई ऑल्सो फॉलो द सेम ट्रेंड, ionic radii also follow the same trend as the atomic radii, as the atomic radii, as the atomic radii. Full stop. However, ionic radii of transition metals, however, ionic radii of transition metals are different. Transition metals are different in different oxidation states. Different in different oxidation states. Different oxidation states. As the transition metals exhibit, as the transition metals exhibit variable oxidation states, variable oxidation states, variable oxidation states. Then parachange, in general the ionic radii of, in general the ionic radii of different cations, ionic radii of different cations of the same element, of the same element in different oxidation states, in different oxidation states decreases with the increase in oxidation state, with the increase in oxidation state, increase in oxidation state. Then write example number 1. Example number 1, titanium 2 plus greater than titanium 3 plus is greater than titanium 4 plus. ये ठीक है कि नहीं? कैसे? हाँ, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, एक सेंटेंस तो रटा हुआ पहले से, कैटायंस आर स्मॉलर एंड एनायंस आर लार्जर देन द पेरेंट एटम। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे साइज और डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल लिखे नंबर 2। सेकेंड एग्जाम्पल, Cu plus is greater than Cu2 plus. Cu plus is greater than Cu2 plus.
क्यूप्रस की साइज क्यूप्रिक से ज़्यादा होती है, तो यहाँ भी वही एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आपने और निकाल दिया तो साइज और डिक्रीज कर गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट करिए नंबर 5, एटॉमिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी। एटॉमिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी हेडिंग करके फिर पहले एक्सप्लेनेशन सुनिए थोड़ा सा। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि डी ब्लॉक एलिमेंट की साइज मतलब एस के रिस्पेक्ट में कम है, जैसे से लेफ्ट राइट हम लोग मूव करेंगे तो साइज उसकी डिक्रीज करती जाएगी। अच्छा, जब साइज डिक्रीज करेगी, एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी बढ़ती है, डेंसिटी बढ़ती है, क्योंकि देखिए मास तो बढ़ ही रहा है, लेफ्ट राइट चल रहे हैं तो मास तो बढ़ ही रहा है ना। हाँ बोले बेटा, क्लास तो होगी बेटा, क्लास तो चल ही रही है। अभी हम क्लास में बेटा ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, क्लास होगी आपकी, ठीक है, ओके। तो जब लेफ्ट राइट हम लोग चलते हैं तो साइज डिक्रीज करती है, साइज डिक्रीज कर रही है लेकिन मास तो बढ़ ही रहा है। मास कैसे बढ़ रहा है? हाँ, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक मास भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इंक्रीज करता है। अच्छा, मास बढ़ रहा है लेकिन साइज कम हो रही है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? मास अपॉन वॉल्यूम। तो एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ तक तो ठीक है। देखिए 3.4, 4.1, 6 पॉइंट बढ़ रही है ना, जैसे जैसे आगे चल रहे धीरे धीरे करके। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, कॉपर से जब जिंक पे आए तो देखिए डेंसिटी डिक्रीज कर गई। यहां तक बढ़ रही थी अच्छी खासी, पूरा कॉपर तक इंक्रीज किया, जिंक पे आके कम हो गई, क्योंकि जिंक की साइज बड़ी है। जिंक की साइज इंक्रीज कर जाती है। क्यों इंक्रीज कर जाती है? किसका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा, कॉपर का कि जिंक का? कॉपर का स्ट्रांग होगा। हाँ, और जिंक में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। कल हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया था कि जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में बढ़ते हैं तो मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है। मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग की फोर्स ऑफ एडिक्शन बढ़ेगा, तब साइज डिक्रीज कर जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए जिंक पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, ठीक है। तो ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है कि जैसे यूजुअली डी ब्लॉक में ट्रांजिशन सीरीज में चलते हैं तो लेफ्ट राइट चलने पे डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन जिंक की डेंसिटी कॉपर से कम है। क्वेश्चन करेगा वाई, तो वही मेटालिक बॉन्डिंग का रेफरेंस हम लोग दे देंगे, ठीक है। नोट करिए एक्सप्लेनेशन। ट्रांजिशन मेटल्स ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, ट्रांजिशन मेटल्स ड्यू टू देयर स्मॉल साइज have a small atomic volume, full stop. Consequently the density of these elements is higher. Density of these elements is higher as compared to s block elements, full stop. The density of elements in a transition series increases.
increases with the increase in atomic number. Increase in atomic number. atomic number. फिर 3 लाइन छोड़ करके इसको घर पे कॉपी कर लीजिएगा शीट से, ये एग्जाम्पल कॉपी कर लीजिएगा, है ना. 3 रोज छोड़ दीजिए, 3 लाइन छोड़ दीजिए और ये टेबल बनाने के लिए पहले रो में डेंसिटी लिखेंगे, दूसरे रो में एलिमेंट रहेगा और तीसरे रो में उसकी वैल्यू रहेगी. ठीक है. अच्छा, देन राइट नोट. 3 लाइन छोड़ने के बाद नोट, डेंसिटी ऑफ जिंक इज लोअर. डेंसिटी ऑफ जिंक इज लोअर देन दैट ऑफ कॉपर. Density of zinc is lower than that of copper. क्या रीजन है? वॉल्यूम उसका बड़ा है. हाँ, ड्यू टू इट्स लार्जर साइज. ड्यू टू इट्स लार्जर साइज. ब्रैकेट में साइज दिखाइए, लिखिए जिंक, फिर उसके ब्रैकेट में 138 पिकोमीटर. 138 पिकोमीटर. फिर ग्रेटर देन का सिंबल लगाइए. कॉपर, कॉपर के ब्रैकेट में 124 पिकोमीटर. कॉपर की साइज 124 पिकोमीटर. फिर अगली प्रॉपर्टी करिए नंबर 6. टोटल वी हैव टू स्टडी हाउ मेनी? ओनली 14 प्रॉपर्टीज. तो आज हम लोग ट्राई करेंगे कि ये कंप्लीट हो जाए, फिर कल हम लोग एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे. आयनाइजेशन एनर्जी, 3 नाम है ना. आयनाइजेशन एनर्जी, ऑल्सो कॉल आयनाइजेशन एंथैल्पी और सिंपली कॉल आयनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी भी कहते हैं. तीनों एक ही चीज़ है. ठीक है. अच्छा, फिर अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि डी ब्लॉक की आईपी एस ब्लॉक से ज़्यादा है, एस से ज़्यादा है लेकिन पी से कम है. अगर नॉर्मली हम बात करें कि मतलब जैसे एस ब्लॉक की बात करें कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स की आईपीज कैसी हैं, तो आप बोलेंगे कम है. तभी तो देखिए आईपी कम होने की वजह से एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं वो कलर फॉर्म करते हैं, फ्लेम को कलर देते हैं, कलर देते हैं और फिर उसी के बाद दैट्स व्हाई दे आर हाईली रिएक्टिव ऑल्सो. इसका रीज़न क्या हो सकता है? अभी एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने की कैटलिटिक प्रॉपर्टी. कैटलिस्ट आर यूजुअली टेकन फ्रॉम डी ब्लॉक एलिमेंट्स. कैटलिस्ट आर नेवर टेकन फ्रॉम एस ब्लॉक, दे आर नेवर टेकन फ्रॉम पी ब्लॉक. कैटलिस्ट हम लोग डी ब्लॉक से ही लेते हैं. क्यों? नहीं, क्योंकि रिएक्टिविटी कम होती है. देखिए कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? कैटलिस्ट शुड ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन बट इट शुड नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन. मतलब ऐसा नहीं सोडियम आपने कहीं डाल दिया और बोले कैटलिस्ट है, जाके खुद ही हंगामा कर रहा है. पोटेशियम डाल दिया एज ए कैटलिस्ट तो इट विल कैच फायर ना. सोडियम, पोटेशियम, ये सब एस ब्लॉक एलिमेंट, दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स. सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम, एल्कली मेटल्स. हाउ दे आर स्टोर्ड एंड व्हाई? No, they are stored in kerosene oil. Alkali metals are kept under kerosene oil. इनको kerosene oil में करके रखते हैं. डार्क कलर बॉटल से इनको मॉइस्चर से बचाना है. डार्क कलर बॉटल में लाइट क्रिएट कर देंगे वो. क्योंकि एयर में मॉइस्चर तो रहेगा ही रहेगा. तो बॉटल के अंदर एयर तो है ही है और उससे मॉइस्चर है, आपने वैसे छोड़ दिया तो वो इट विल इग्नाइट ना, इट विल कैच फायर. तो इसलिए इनको केरोसिन के अंदर रखा जाता है. कोई एलिमेंट ऐसा है जिसको पानी में रखा जाता है? हाँ हाँ, और क्या अंडरस्टैंड है. मतलब बाहर ऐसे रखेंगे तो फिर शैतानी करेगा. पानी में रखा जाता है. रेडियो एक्टिव नहीं है.
रेडियो एक्टिव नहीं है। मरकरी नहीं है, मरकरी नहीं है। मरकरी कहाँ रिएक्ट करता है, कहाँ रिएक्ट करता है, इसकी जरूरत ही नहीं। फास्फोरस इज द आंसर। रेड फास्फोरस को हम लोग पानी में करके रखते हैं, ठीक है। और पहले पी ब्लॉक उड़ा ही दिया गया कोर्स से, पहले ये कोर्स में होता था, फास्फोरस स्टडी करते थे और एल्ट्रोपिक फॉर्म रेड फास्फोरस करते थे, वाइट फास्फोरस करते थे, है ना। और वाइट फास्फोरस को एज ए पॉइजन यूज़ किया जाता है ना, रेड पॉइजन में वाइट फास्फोरस यूज़ करते हैं, और रेड फास्फोरस मैचस्टिक में यूज़ करते हैं। और बनाते कैसे हैं इसको, तो बोन से बनाते हैं फास्फोरस को, बोन्स, हड्डी से बनाते हैं। हाँ, बोन्स को बर्न करते हैं, उसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट होता है, बोन्स के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट होता है, वहीं से फास्फोरस प्रोसेस करके निकालते हैं। तो मतलब कि जो माचिस बनाई जाती है वो हड्डी से बनाई जाती है कि नहीं। चलिए, आयनाइजेशन एनर्जी की हम लोग बात कर रहे थे, तो डी ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी नॉर्मली आप बोलेंगे कि हाई है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। आयनाइजेशन एनर्जी हाई होने की वजह से रिएक्टिविटी कम हो जाती है, इसीलिए रिएक्टिविटी अभी आगे करेंगे हम लोग कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स व्हाई दे आर लेस रिएक्टिव, व्हाई दे आर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। तो आप बोलेंगे क्योंकि इनकी आईपी ज़्यादा है, आईपी ज़्यादा है, ठीक है। नोट करिए स्टेटमेंट, लिखिए दी आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, energies of d block elements are higher, d block elements are higher than those of s block elements, those of s block elements, but lower than those of p block elements, but lower than those of p block elements, p block elements. Then write note number one, Zn, Cd and Hg, जिंक, कैडमियम, मरकरी किस ग्रुप में गया, 12 में गया, हाँ आखिर वाला। हैव हायर वैल्यूज ऑफ आईपी ड्यू टू देयर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, stable configuration NH2 N-D में कितना जाएगा ना, ना 10 D10 सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो NH2 N-1D 10 कॉन्फ़िगरेशन जा रहा है। तो अगर इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होगा तो आईपी की वैल्यू बहुत हाई रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। भाई देखिए, इनर्ट गैसेस की आईपी कैसी होती है, बहुत हाई होती है, हाईएस्ट आईपी है। अच्छा, हाईएस्ट आईपी इन द पीरियोडिक टेबल, हीलियम, बहुत अच्छा, हाईएस्ट आईपी इन द पीरियोडिक टेबल इज हीलियम, क्योंकि नीचे आएंगे तो आईपी डिक्रीज करेगी, लेफ्ट राइट जाते हैं तो इंक्रीज करती है। तो एक्सट्रीम राइट एंड टॉप पे हीलियम आता है, उसकी आईपी हाईएस्ट जाएगी, ठीक है।
तो किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में हाईएस्ट आईपी लास्ट वाला एलिमेंट, तो यही 3 एलिमेंट जाएंगे, जिंक है, कैडमियम और मरकरी, इनकी ज्यादा जाएगी। फिर लिखिए नोट नंबर 2। नोट नंबर 2, अब देखिए नोट नंबर 2 में हम लोग इसको कंपेयर करने जा रहे हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आईपी पे क्या फर्क पड़ेगा? साइज छोटी हो जाएगी तो आईपी बढ़ जाएगी। आईपी बढ़ जाएगी, इसीलिए गोल्ड की आईपी सिल्वर और कॉपर से ज्यादा है। क्यों? तो आप बोलेंगे ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। नोट नंबर 2 लिखिए, द फर्स्ट आयनाइजेशन enthalpies of the first ionization enthalpies of third transition series ब्रैकेट में 5D सीरीज, इन ब्रैकेट राइट 5D सीरीज ब्रैकेट क्लोज, are higher than those of first ब्रैकेट में 3D सीरीज, फर्स्ट के ब्रैकेट में 3D सीरीज ब्रैकेट क्लोज, एंड सेकेंड फिर ब्रैकेट में 4D ब्रैकेट क्लोज ट्रांजिशन सीरीज। तो सेंटेंस हमारा हो गया, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आर हायर देन दोज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। ये सेंटेंस बन गया, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज फुल स्टॉप। दिस इज बिकॉज in elements of third transition series electrons are filled in 4f orbitals. Electrons are filled in 4f orbital, which have poor shielding effect, अंडरलाइन करिए, poor shielding effect due to their diffuse shape, उनका शेप रेगुलर नहीं होता है, इस वजह से शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है। फिर अगली प्रॉपर्टी करी नंबर 7, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, variable oxidation states, हेडिंग करके फिर एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्व करिए। तो पहला क्वेश्चन तो वही आ रहा है कि मैक्सिमम वेरिएबल स्टेट किस ब्लॉक में शो होता है? डी ब्लॉक इज द आंसर। हाँ, डी ब्लॉक ही आंसर है इसका। हाँ, ब्लॉक में ओस्मियम जो है उसका 8 है। ओस्मियम का 8 + 8। नहीं, हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, हमारा क्वेश्चन था नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ज़्यादा का मतलब ये, मतलब जैसे, हाँ, जैसे Mn को देखिए तो 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स Mn के पास में, एक बीच में नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और ये डी ब्लॉक की ही प्रॉपर्टी है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करता है। और उसका रीज़न क्या?
उसके दो रीज़न हैं। पहला तो एस और पी दोनों इन्वॉल्व होते हैं। पहला रीज़न इसका ये है कि बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट फ्रॉम ns ऑर्बिटल एज वेल एज n-1 d ऑर्बिटल। दो ऑर्बिटल से दो शेल से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, तो दो वैलेंसी शो करता है, दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अच्छा, और दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है? CORE, कोर किसको कहते हैं? CORE, कोर। When we remove all the electrons from the outermost orbit, then the remainder is called core. किसी एटम से जब आउटमोस्ट के सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं तो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द एटम इज कॉल्ड कोर, उसी को कोर कहा जाता है। अगर कोर, इफ इट इज स्टिल अनस्टेबल, इफ द कोर इज स्टिल अनस्टेबल, तो इट विल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, देन अगेन एंड इट विल शो अनदर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दो रीजन इसके हो गए। वेरिएबल डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन क्यों शो करते हैं? तो बिकॉज ऑफ टू रीजंस। पहले रीजन हम लोग को क्या मिला? बिकॉज देर आर इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्बिटल्स, ns ऑर्बिटल, n-1 d ऑर्बिटल। और दूसरा रीजन है बिकॉज दे सम ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स देयर कोर इज अनस्टेबल, देयर कोर इज अनस्टेबल। जैसे देखिए आयरन का एटॉमिक नंबर कितना? 26। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन जाता 4s2 3d6। देखिए कल हम लोगों ने 4s2 एटॉमिक नंबर कितना? 20। ये कहा था रट लीजिए, 4s2 पे एटॉमिक नंबर 20 होता है, इसको रट लीजिए। तो अब 20 और 6 इलेक्ट्रॉन और डाल दिए हमने, तो 26 हो गया, एटॉमिक नंबर 26 हो गया। अच्छा, 4s के बाद 3d आता ही है, 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे थे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमने डी में डाल दिए, तो 3d6 हो गया। अच्छा, अब अगर हम इसका कोर बनाते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट? हाँ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट? एक। कैसे? नहीं, एक किस हिसाब से था आपका? अच्छा, हाँ 1 बोला इन्होंने। हाँ, दो इलेक्ट्रॉन हैं, दो इलेक्ट्रॉन है। ये 4s2 है, जब इसका कोर बनाएंगे तो ये 4s2 निकाल देते हैं। जब 4s2 निकाला तो क्या हो गया? 3d6 हो गया, एंड 3d6 इज स्टिल अनस्टेबल, इट्स कोर इज अनस्टेबल। कोर बन गया, कोर अनस्टेबल है, सो दैट्स इट टेंड्स टू लूज 1 मोर इलेक्ट्रॉन। अब ये स्टेबल हो गया, d5 हो गया, तो इसीलिए इसने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया। तो दो रीजन आएगा इसका, ठीक है, नोट करिए। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, प्रॉपर्टी नंबर 7, राइट? मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स, प्रॉपर्टी नंबर 7, हाँ नहीं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर 7 है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, राइट? एक्सप्लेनेशन, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। एग्जाम्पल, कॉपर एग्जिबिट्स, कॉपर एग्जिबिट, देखिए कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की? ये सामने देखिए 2 है, इसको क्या कहते हैं? +1 को क्या कहते हैं? क्यूप्रस। लोअर वाले को अस कहते हैं, हायर वाले को इक कहा जाता है। तो ये क्यूप्रस हो जाएगा, ये क्यूप्रिक हो जाएगा। एग्जाम्पल लिखिए, कॉपर एग्जिबिट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 in cuprous compounds, in cuprous compounds such as CuCl, cuprous chloride, such as CuCl, while it shows
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 इन cupric compounds, in cupric compounds such as CuCl2, नहीं cupric chloride, हाँ cupric chloride, cupric chloride। अब अगर कोई कॉपर क्लोराइड बोलता है तो गलत तो नहीं है, लेकिन उतना अप्रोप्रिएट भी नहीं है। भाई CH3OH को आप एल्कोहल बोल रहे हैं तो गलत तो नहीं है, लेकिन उतना मजा भी नहीं आ रहा है। हाँ ठीक ठाक है, मतलब अब जब टू द पॉइंट बात करें तो और अच्छा लगेगा आपको। मेथनॉल बोलिए, CH3OH लिखा है, आप एल्कोहल बोल रहे हैं, मेथनॉल कहें। तो उसी तरह से कॉपर क्लोराइड नहीं कहेंगे, आप क्यूप्रस क्लोराइड बोलेंगे या क्यूप्रिक क्लोराइड बोलेंगे। ठीक है, फिर पहले चेंज करिए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स एग्जिबिट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, variable oxidation states due to following two reasons, due to following two reasons। क्या क्या रीजन था, कोई रिकॉल करेगा? क्योंकि दोनों शेल्स NS और N-1 D से पार्टिसिपेट करता है, पहला रीजन था। दूसरा रीजन हाँ अनस्टेबल कोर है। ठीक है, तो लिखिए नंबर 1, फर्स्ट रीजन लिखिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स is NS1 to 2, मतलब NS1 होगा या NS2 होगा, कॉमा N-1 D 1 to 10, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है 1 to 10, फुल स्टॉप। N-1 D, फुल स्टॉप का फिर से लिखिए, N-1 D and NS orbitals, N-1 D and NS orbitals in the atoms of D block elements, in the atoms of D block elements, in the atoms of D block elements have a very little energy difference, have a very little energy difference, very little energy difference, so electrons participate, so electrons participate from outer NS orbital, from outer NS orbital, NS orbital as well as from inner N-1 D orbital, inner N-1 D orbital, N-1 D orbital। स्टॉप राइटिंग। पहले रीजन तो बड़ा सिंपल सा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, बिकॉज देयर आर टू ऑर्बिटल्स, देयर आर टू ऑर्बिटल्स फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन द केमिकल बॉन्डिंग। और दोनों से क्यों पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि दोनों की एनर्जी कम है, एनर्जी डिफरेंस कम है, तो इसलिए दोनों से पार्टिसिपेट करता है। दोनों से कहां से नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे, N-1 D से हो गया है कि नहीं, क्योंकि NS को अल्टीमेट बोलते हैं, N-1 को पेनल्टीमेट सेल कहा जाता है। फिर नंबर 2 लिखिए, नंबर 2 सेकेंड रीजन, आफ्टर रिमूविंग all the electrons,
after removing all the electrons from ns orbital, the remainder is called core, C-O-R-E. Remainder is called core. core वर्ड लाइन करिए, core, C-O-R-E is called core. Full stop. In most of the D block elements, the core is unstable. Most of the D block elements, core is unstable, and hence tend to lose one or more electrons, resulting in the formation of cations, having different oxidation states, Then write note. नोट के पहले इसको चाहे तो कॉपी कर लीजिएगा घर पे। हाँ, कितना छोड़ेंगे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन छोड़िए, 7 लाइन छोड़िए एग्जाम्पल के लिए, और फिर 7 के बाद नोट नंबर 1, the +1 and +2 oxidation states, the +1 and +2 oxidation states involve the participation of ns electrons, but the higher oxidation states, such as +3 +4 +5 +6, +3 +4 +5 +6 etc. involve the use of n-1 d electrons, in addition to ns electrons, तो क्या मतलब हो गया? नोट नंबर 1 में क्या लिखा हम लोगों ने? जो +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो n-s से रहेगा, हाँ, और जो उसके ऊपर के होंगे वो n-1 से। नहीं, ns तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ में n-1 d भी रहेगा। मतलब d ब्लॉक के एलिमेंट जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो d ऑर्बिटल की वजह से करते हैं। अगर s से करेंगे तो +1 +2 ही आएगा बस, और ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगी। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट d की वजह से आती है, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट हम लोग नोट करने जा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट मिडिल में सबसे ज़्यादा है,
जैसे Ml में सबसे ज़्यादा है ना, और किनारे कम है, दोनों के एंड पे कम है और मिडिल में सबसे ज़्यादा है। हाँ, नोट नंबर 2 लिखिए, दी एलिमेंट्स हाँ कोई भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है तो उसमें से सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा है जो कि +7 तक जा रहा है। हाँ, और क्या, सारे दे भी नहीं पा रहे हैं। नहीं सब नहीं दे रहे हैं, सब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो कहाँ से दे देगा बेचारा, इसी के पास सबसे ज़्यादा है। हाँ, इसीलिए दी एलिमेंट्स विच अकर इन और नियर द मिडल, विच अकर इन और नियर द मिडल, इन और नियर द मिडल ऑफ द सीरीज, middle of the series exhibit maximum number of oxidation states, maximum number of oxidation states because they have more number of d electrons, full stop. Example 25 Mn, एग्जाम्पल 25 Mn, ब्रैकेट में लिखिए 4s2, 3d कितना 5, 3d5, 4s2 3d5, ब्रैकेट क्लोज, exhibits all the oxidation states from +2 to +7, +2 to +7। फिर नेक्स्ट करिए नंबर 8, केमिकल रिएक्टिविटी, प्रॉपर्टी नंबर 8, केमिकल रिएक्टिविटी, एंड देन लिसन द एक्सप्लेनेशन। अभी जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था आज का लेक्चर तो थोड़ा सा रेफरेंस हम लोगों ने लिया था, जब पूरी पीरियोडिक टेबल को हम लोग कंपेयर करते हैं, पूरी पीरियोडिक टेबल को अगर कंपेयर करते हैं तो देखिए एस की जो आईपी है वो कैसी है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की आईपी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, तभी तो मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है ना, दैट्स व्हाई दीज एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव, और फिर जब थोड़ा सा आगे चले तो आईपी की वैल्यू बढ़ जाती है, जैसे जैसे आगे चले तो साइज डिक्रीज करती है तो आईपी की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ती है, उसके बाद फिर और आगे चले तो आईपी की वैल्यू हाई हो जाती। तो हम लोगों ने ये कंपेयर किया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आईपी एस से ज़्यादा है लेकिन पी से कम है। अच्छा, इन एलिमेंट्स को देखिए, दीज एलिमेंट्स अगर आईपी की वैल्यू कम हो जाए तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी कम होगी, आईपी की वैल्यू कम हो जाए तो ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा, यही रीज़न है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट सो मच रिएक्टिव। व्हाई? हायर, हाँ, बिकॉज दे हैव हायर आईपीज, तो आईपी ज़्यादा होने की वजह से रिएक्टिविटी कम हो जाती है, और वो फेवर करता है कैटलिस्ट बनाने में। कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी होती है कि कैटलिस्ट शुड नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, कैटलिस्ट शुड नॉट बी सो मच रिएक्टिव,
रिएक्शन, हाँ रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करना चाहिए बट खुद ही ना अपना इन्वॉल्व हो जाए। हाँ, दो गए थे हेल्प करने, खुद ही हेल्पलेस हो गए। हाँ राजा के साथ लड़ने गए थे, हाँ एंड में जीतने के बाद राजा ही को मार दिया। हाँ राजा को ही मार दिया। हाँ ये तो और हो गया फिर, है ना। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं दे आर नॉट सो मच रिएक्टिव बिकॉज देयर आईपीज आर हायर। ठीक है, नोट करिए एक्सप्लेनेशन। राइट, इन जनरल डी ब्लॉक एलिमेंट्स are not so much reactive, due to their high ionization enthalpies, due to their high ionization enthalpies, then write note. In the note write metals like gold and platinum, platinum देखिए गोल्ड के जस्ट बगल में है। प्लैटिनम किस ग्रुप में गया? 10 में गया। 11 में तो कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड। अच्छा, 11 का कोई अलग से भी नाम है क्या? जैसे 17 को हेलोजन कहते हैं, 16 को ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्टोजन, कैल्कोजेन। हाँ, कार्बन को कार्बन फैमिली। हाँ, 16 को कैल्कोजेन कहते हैं। हाँ नहीं, कैल्कोजेन का मतलब वो ऑक्साइड फॉर्मेशन ना, ना ओर फॉर्मेशन, ये लोग ओर बनाते हैं। ठीक है, ओर बनाते हैं इसीलिए, क्योंकि मैक्सिमम ओर किस फॉर्म में रहते हैं? ऑक्साइड में, सल्फाइड में रहते हैं, इसमें भी हैं लेकिन इन दोनों में ज़्यादा रहते हैं, ऑक्साइड और सल्फाइड के फॉर्म में ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए इनको कैल्कोजेन कहा जाता है। उस तरह से दीज मेटल्स वर अर्लियर यूज फॉर कॉइन्स, कॉइनेज मेटल्स, इनको बोलते हैं कॉइनेज मेटल्स। कॉइन्स बनाते थे, कॉइनेज मेटल्स आज नहीं बनाते लेकिन नंबर लेने के लिए बनाते हैं। क्वेश्चन के फॉर्म में आता है कि व्हाट आर कॉइनेज मेटल्स, पूछना चाहिए कि व्हाट वर कॉइनेज मेटल्स। अब इस समय कहाँ हैं? गोल्ड की कॉइन तो खरीदते हैं फिर सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के। नहीं, वो तो ब्लैक मनी छुपाने का एक तरीका है। वो देखिए, जिनके पास पैसा है नंबर 2 वाला, वही ये सब काम करते हैं। ठीक है, नहीं तो नंबर 1 वो अपने घर गृहस्थी में परेशान है, वो गोल्ड खरीदेगा बेचारा। ठीक है, तो ये सब उन्हीं लोगों का काम है कि जो खूब रखते हैं। अभी एक कोई उसका कांग्रेस का लीडर पकड़ा गया तो 300 करोड़ का कैश मिला, 300 करोड़। अरे अंदर, घर के अंदर रखा था उसने, क्योंकि इलेक्शन होने वाला है। तो अब जो भी तो हमको लगा 300 क्या बोले करोड़। अभी 1 करोड़ मिल जाए तो गिन न पाएंगे। किसी को 1 करोड़ दे दीजिए कि दिन भर में गिनना है तो ना गिन पाएगा, वो दिन भर में ना गिन पाएगा। 1 करोड़ कितना होता है? 100 लाख होता है, 100 लाख होता है। अभी कुछ नहीं, 1 लाख रुपए गिनने को दे दीजिए तो उसी को 10 बार गिनेंगे। एक छूट गया पता लगा, फिर से गिन रहे हैं। कुछ नहीं, 10,000 की गड्डी होती है यार, उसी को गिनने में हालत खराब हो जाती है कि उसी, अरे 100 की दे दो, दिन भर की फुर्सत है फिर है ना। तो इसको कॉइनेज मेटल्स कहा जाता है, क्योंकि पहले हम लोग कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, और रीजन उसका क्या था? बिकॉज दीज मेटल्स वर
नहीं, बिकॉज देर आर ऑलमोस्ट इनर्ट। क्योंकि करेंसी कैसी हुई, जो हम लोग का करेंसी नोट होता है इसके ऊपर पानी का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, होली में तो नोट भीग जाता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ला के घर पे खाली प्रेस कर देते हैं। हैं? हाँ, वॉशिंग मशीन में कभी कभी चला जाता है लेकिन वो बाइज्जत फिर वापस आ जाता है ना, वैसे ही सही सलामत का। गांधी जी नहीं मिटते हैं, गांधी जी नहीं मिटते। तो मतलब ये जो करेंसी होनी चाहिए वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। तो पहले इसको इसीलिए यूज़ करते थे, इसीलिए इनका नाम क्या था, कॉइन्स मेटल्स। ठीक है, और ये देखिए ये तो नोबल मेटल है ना, प्लैटिनम और गोल्ड नोबल मेटल, और इनको डिसॉल्व करने के लिए कोई रीजेंट, एक्वारेजिया, इट इज कॉल्ड एक्वारेजिया, क्योंकि नॉर्मली ये लोग डिसॉल्व होते नहीं हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कंटिन्यू करिए। राइट, मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम आर हाईली अनरिएक्टिव, and also called noble metals, because they do not react with acids, alkalis, air and water etc. तो चारों में से किसी से रिएक्ट नहीं करते। भाई देखिए, गोल्ड का ऑर्नामेंट सब लोग फैमिलियर हैं, स्वेट का कोई फर्क उसके ऊपर पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वेट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और स्वेट, जबकि सिल्वर के जो ऑर्नामेंट है वो खराब हो जाते हैं, सिल्वर के, हाँ, शाइनिंग खत्म हो जाती। मोर्चा वर्ड इज यूज ओनली फॉर आयरन, ओनली फॉर लोहा। हाँ, केवल आयरन के लिए रस्टिंग वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, और सबके लिए क्या यूज करेंगे, कोरोजन। ठीक है, सिल्वर का ऑर्नामेंट पहनते हैं, जैसे बिछिया पहनी जाती है, बिछिया समझते हैं ना, पायल, हाँ पायल, वो सब कुछ दिन के बाद काली पड़ जाती है। पहले लेडीज बेल्ट पहनती थी सिल्वर की, कमरबंद, हाँ कमरबंद हैं, अच्छा पहनते हैं, हालांकि बहुत, हाँ गोल्ड का पहनेंगे, गोल्ड अगर पहनेंगे तो वो कितने का होगा, अरे 2 लाख में कुछ ना मिलेगा, 2 लाख कुछ नहीं है। बहरहाल मैंने तो नहीं देखा है आज के ज़माने में, हाँ आर्टिफिशियल होता है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से पता नहीं 1 किलो से कम तो ना होगा। जैसे होता ये है कि घर से दिया जाता है, तो जब रिसेप्शन होता है तो उसमें वो लोग कहीं से कैसा भी हो यार, वो मतलब हमको नहीं लगता है कि आधा किलो से कम होगा। आज की डेट में इतना डेंजरस है, उठा ले जाएंगे। कितनी भी देर आपने पहना, क्योंकि जानना इतने में तो मेरी ज़िंदगी कट जाएगी, इनको ले चलते हैं। एक टाइम पे आपके मम्मी पापा ने ढेर सारा सोना ले लिया, उसका कुछ बनवा दिया, फिर नेक्स्ट टाइम जब उनके बेटे की शादी होगी तो इसी का वो नया बनवा के पास ऑन करते हैं। सब ठीक है, आज की डेट में कुछ नहीं, आज की डेट में इट इज़ नॉट सेफ, नॉट एडवाइजेबल इवन, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है आज की डेट में, क्योंकि किसके दिमाग में कब क्या आ रहा है आप कुछ नहीं कह सकते हैं। पता लगा आप किस लिए पहने थे, बस भौकाल के लिए,
और खुद ही भौकाल का पार्ट बन गए कोई भौकाल ही उठा ले गया आपको। चलिए अगला करिए, नंबर 9 करिए, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। प्रॉपर्टी नंबर 9, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। कलर्ड आयंस, देखिए रीजन क्या है, ब्रैकेट में लिखिए ड्यू टू डी ट्रांजिशन, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल, और उनकी एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं। ठीक है, अच्छा, और कौन से सारे डी ब्लॉक एलिमेंट कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाते, खाली वही बनाते हैं जिनके पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक, कौन सा कलर्ड होगा? क्यूप्रिक कंपाउंड्स आर कलर्ड, क्यूप्रस कंपाउंड्स आर कलरलेस। तो जिनके पास अनपेयर्ड है खाली वही कलर शो करते हैं। ठीक है, नोट करिए, राइट। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स, most of the transition metal compounds are colored in their solid state, are colored in their solid state, in their solid state। वो तार नहीं पहुंच पा रहा है, वो वाला चार्जर वाला। सॉलिड स्टेट और इन द एक्वस सॉल्यूशन, और इन द एक्वस सॉल्यूशन, इन द एक्वस सॉल्यूशन, फुल स्टॉप। द राइट एग्जाम्पल, Ti3+ टाइटेनियम, Ti3+ ions are purple, Ti3+ ions are purple, while Cu2+ ions, Cu2+ ions are blue, Then parachange. On the other hand, some of the ions such as Cd2+ cadmium, Cd2+ and Zn2+, cadmium 2+ and zinc 2+ are colorless also, Then write note number 1. The color of transition metal ions, the color of transition metal ions is due to the presence of unpaired electrons in it, Then note number 2, zinc Zn, zinc cadmium mercury, ZnCdHg do not form, zinc cadmium mercury do not form any colored compound, क्यों नहीं बनाएंगे?
अनपेयर्ड नहीं है, बहुत अच्छा। बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, सारे तो भरे हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स टू विच इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्साइटेड। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता तभी तो कलर शो करता है। टू विच इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्साइटेड, electrons can be excited. Then property number 10, magnetic properties. Magnetic के पहले देखिए इसके क्वेश्चन देखिए कैसे आ रहे हैं। गिव रीजन Zinc 2 plus salts are white while C2 plus salts are blue in color. हाँ, किसमें? हाँ, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हाँ, और फिर देखिए उसी तरह का क्वेश्चन, Zinc 2 plus compounds are white in color, बट वही क्वेश्चन लैंग्वेज खाली चेंज हो गई थोड़ा सा बस, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, वही डी ट्रांजिशन की वजह से, ठीक है। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को देखिए, हेडिंग करके एक्सप्लेनेशन पहले सुनिए। डी ब्लॉक एलिमेंट की ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि डी ब्लॉक एलिमेंट, सम ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स दे शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में दो तरह की प्रॉपर्टी है, डायमैग्नेटिज्म है और पैरामैग्नेटिज्म है। कि जब भी हम क्या करते हैं, वेदर मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, तो आइदर इट इज रिपेल्ड और अट्रैक्टेड, अगर ये रिपेल होता है तो क्या करते हैं, तो क्या कहेंगे, डायमैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं है, रिपेल हो रहा है। और अगर अट्रैक्ट होता है तो इसको पैरामैग्नेटिक। और अगर उसी की जो एक्सट्रीम कंडीशन होती है पैरामैग्नेटिज्म की, उसी को फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं, परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाता है। और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे और इसका रीज़न क्या, तो रीज़न तो यही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मैग्नेटिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होता है। और एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो मैग्नेटिक मूवमेंट से मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेंगे। उसका फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n प्लस टू। n क्या चीज़ है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एंड म्यू इज द मैग्नेटिक मोमेंट, और इसकी यूनिट आती है bm, बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन, बस bm लिखा रहता है, शॉर्ट में bm लिखा रहता है, बोहर मैग्नेटॉन। बहुत सिंपल है, देखिए जैसे अगर n की वैल्यू हमने 1 कर दिया, n की वैल्यू 1 कर दी, तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे एग्जांपल करिए टाइटेनियम 3+ में 3d1 कॉन्फ़िगरेशन जाता है, तो 3d1 में एक ही इलेक्ट्रॉन ही हो गया अनपेयर्ड, तो n की वैल्यू 1 आ गई, तो वैल्यू आ रही 1 उसी वैल्यू वहाँ रखते हैं तो 1.73 bm आती है। फिर n की वैल्यू 2 किया तो 2.84, तो देखिए जरा वैल्यू बढ़ गई ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ाएंगे मैग्नेटिक मूवमेंट इंक्रीज करेगा। और इसी को देखें, जैसे क्वेश्चन की फॉर्म में आपको और क्या मिलेगा, n की वैल्यू को डायरेक्टली दे दी या कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, तब तो क्वेश्चन इजी हो गया। या एक क्वेश्चन आगे देखिए, जैसे ये किया, क्वेश्चन करें कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ K4FeCN6। ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अभी अगले चैप्टर में आएगा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले हम क्या करें कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया हमने। ऑक्सीडेशन किससे, फिर से बोलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद उसके कोऑर्डिनेशन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों नहीं, मल्टीप्लाई क्यों कर देंगे, मतलब नहीं, मैग्नेटिक मूवमेंट का तो फॉर्मूला ये है ना, n इंटू n प्लस 2। अब हमको देखिए, जब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, ऑक्सीडेशन कैसे निकाला,
पोटेशियम का 4 होता है, Fe का हमने x सपोज कर लिया, Cn का -1 होता है, तो ये -6 हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई +2। जब +2 आ गई तो Fe2+ हो गया। Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या, 3d6। 3d6 में कितने अनपेयर्ड हैं, 4 अनपेयर्ड हो गए। तब n की वैल्यू लाके 4 रखा, तब ये वैल्यू आ गई फिर ये, ठीक है। हाँ, ऐसे निकालेंगे। चलिए एक्सप्लेनेशन पहले नोट करिए, लिखिए when a magnetic field is applied, when a magnetic field is applied, when a magnetic field is applied, when a magnetic field is applied to substances, applied to substances, applied to substances, then comma, mainly two types, mainly two types of behavior, mainly two types of behavior are observed, two types of behavior are observed: diamagnetism, diamagnetism and paramagnetism, diamagnetism and paramagnetism। आगे आएगा भी, फिर वो आ रहा आगे, फुल स्टॉप। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, आगे चलिए, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर रिपेल्ड, diamagnetic substances are repelled by the magnetic field, repelled by the magnetic field, repelled by the magnetic field, while paramagnetic substances, while paramagnetic substances are attracted, paramagnetic substances are attracted, full stop, substances which are attracted very strongly, substances which are attracted very strongly by magnetic field, are called ferromagnetic। ये आ गया, are called ferromagnetic, underline ferromagnetic। ऊपर डायमैग्नेटिक और पैरा को अंडरलाइन करिए, डायमैग्नेटिज्म अंडरलाइन करिए, पैरामैग्नेटिज्म अंडरलाइन करिए, और यहां पे फेरोमैग्नेटिज्म, फुल स्टॉप। in fact ferromagnetism is an extreme form of क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिज्म, is an extreme form of paramagnetism, then full stop। Many of the transition metal ions, many of the transition metal ions are paramagnetic, full stop। Paramagnetism arises
from the presence of arises from the presence of unpaired electrons and expressed in terms of magnetic moment and calculated by the formula फिर फॉर्मूला अगले लाइन में लिखिए, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन, फिर ब्रैकेट में n प्लस टू, n इन ब्रैकेट n प्लस टू। देन नेक्स्ट लाइन में लिखिए वेयर n इज द नंबर ऑफ unpaired electrons, n is the number of unpaired electrons and mu is magnetic moment, in units of Bm, Bm को फुल फॉर्म लिखिए बोहर मैग्नेटॉन। देन राइट एग्जाम्पल में लिखिए इफ n इज इक्वल टू 1, that is one unpaired electron like Ti3 plus टाइटेनियम 3 प्लस ब्रैकेट में कॉन्फ़िगरेशन 3d1, फिर अगले लाइन में लिखिए मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 1.73 bm, फिर अगले लाइन में लिखिए सिमिलरली फॉर n इज इक्वल टू 2, that is two unpaired electrons like nickel 2 plus bracket 3d8, nickel 2 plus configuration 3d8, फिर अगली लाइन में मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 2.84 bm। इन दोनों एग्जाम्पल से क्या चीज शो हो रहा है? हाँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ रहा है, ये एग्जाम्पल शो किया। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज करेगा। अच्छा, फिर इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन हमको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन लिखिए, ऐसे लिखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ K4Fe6 कहां से शुरू किया जाए? पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। लिखिए ON इज इक्वल टू उसके पहले ऊपर फॉर्मूला लिख लीजिए, क्योंकि इसी के हेल्प से तो लिख रहे हैं K4Fe6 अगेन, राइट। तो K से आया 4, ON इज इक्वल टू 4 प्लस X क्या है? Fe का हमने सपोज कर लिया, Cn का -1 होता है तो -6 हो गया, इज इक्वल टू +2 हो गया। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की +2 है
तो फिर ये Fe2+ हो गया। तो देयरफॉर Fe2+ इज इक्वल टू 3d6। इसकी हेल्प से क्या पता लगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता लगे। तो लिखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4। वैल्यू ला करके फॉर्मूले में प्लेस कर दिए। देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू √n, n+2, n की वैल्यू 4 कर दीजिए, 4 + 2, तो 4.89 bm आता है। 4.89 बोहर्स मैग्नेटॉन। जैसे इसे अनपेयर्ड बढ़ाएंगे मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ठीक है, फिर अगली प्रॉपर्टी करिए नंबर 11, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। नंबर 11, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। Catalytic property. Then listen the explanation first. अभी हम लोगों ने बात किया था कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों है इनके पास। नहीं, इनर्ट से क्या मतलब हुआ? हाँ, एस ब्लॉक से कम रिएक्टिव। देखिए कैटलिस्ट का मेन वर्क क्या है? इट शुड ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन बट शुड नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। तो उतना रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। और फिर अगर ये क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स व्हाई दे नॉट सो मच रिएक्टिव? हाँ, कम है, ज़्यादा है। आईपी की वैल्यू अगर कम हो गई तब तो अनर्थ हो जाएगा, फिर तो खुद ही पार्टिसिपेट कर जाएगा, फिर रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी ना। तो इनकी डी ब्लॉक की आईपी कैसी होती? हाई रहती है, हाई रहती है। डी ब्लॉक की आईपी हाई रहती है, इसीलिए तो कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव है एलिमेंट। ठीक है, नोट करिए। ट्रांजिशन मेटल्स आर well known for transition metals are well known for their catalytic property, for their catalytic properties, full stop. Many transition metals ब्रैकेट में such as Fe, Ni, CO cobalt, CO, Cr chromium, platinum, V vanadium and Mn etc. bracket close, manganese etc. bracket close, then comma, their alloys फिर ब्रैकेट में such as Fe-MO iron molybdenum, Fe-MO फिर ब्रैकेट क्लोज and their compounds particularly oxides, फिर ब्रैकेट में such as V2O5 and MnO2, V2O5 and MnO2 etc. फिर ब्रैकेट क्लोज, act as a catalyst in many chemical reactions. Now stop writing. देखिए 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया, मतलब कैटलिस्ट एलिमेंट भी होते हैं
और ये क्या अलॉयज भी होते हैं, उनके अभी अगला अलॉय फॉर्मेशन करना है, अलॉयज भी होते हैं और उनके कंपाउंड्स भी होते हैं, कैटलिस्ट कंपाउंड के फॉर्म में, लेकिन कंपाउंड में मैक्सिमम ऑक्साइड के फॉर्म में। जैसे देखिए अभी ऑर्गेनिक में हम लोगों ने इनको यूज़ किया था V2O5, क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो P2O5 था, डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज अ P2O5, ठीक है। फिर पैरा चेंज करिए, कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, transition metals is due to following three reasons, अगले स्टेप पे नंबर 1, presence of vacant d orbitals, presence of vacant d orbitals, फिर अगले स्टेप पे नंबर 2, ability to exhibit variable oxidation states, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, फिर अगले स्टेप पे नंबर 3, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, फिर अगली प्रॉपर्टी करिए नंबर 12, टोटल रफ 14, आज इसको कंप्लीट कर लेंगे, अलॉय फॉर्मेशन। नंबर 12 करिए, अलॉय फॉर्मेशन, देन स्टॉप राइटिंग। अलॉय कहते किसको है, पहले वो बात हो जाए। नहीं, FeMO तो उसका एग्जाम्पल हो गया, दो मेटल हो जाए या मेटल नॉन मेटल हो जाए, है ना। और जब ना एक मेटल है और उसके जो लैटिस स्ट्रक्चर में से एक उसके एटम्स को हटा के दूसरा एटम आ जाता है, हाँ ये भी कह सकते हैं, है ना। और इससे क्या बेनिफिट, अलॉय बनाते क्यों हैं, हाँ रेलवे जो ट्रैक होता है हाँ वो भी आयरन का अलॉय होता है, लेकिन उस पे जंग नहीं पड़ता, हाँ रस्टिंग नहीं होती उसमें। तो हम लोग एक लाइन में कहें तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करने के लिए, जैसे प्रॉपर्टी कौन सी इन्हांस की, आपने रस्टिंग नहीं हुई, अलॉय बना दिया, फिर हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ा दी, भाई उसके ऊपर कितना पता नहीं क्या वेट होता है उसका, ये तो नहीं पता, जिसको पता लगा होगा वो बचा नहीं होगा। अरे उसकी हड्डी नहीं मिलेगी, अगर कोई ट्रेन के नीचे आ जाए तो कितना वेट होता है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी होती है उस आयरन की कि वो बस सड़ाक 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 करके निकल जाती, जो आवाज़ आती है ट्रेन की मज़ेदार होती है ना। हाँ पूरा हिलने लगता है, हाँ तो टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। फिर कंडक्टिविटी बढ़ा देता है अलॉय, मेलेबिलिटी बढ़ा देता है ना। गोल्ड के ऑर्नामेंट अलॉय ही तो हैं, प्योर गोल्ड ना, नहीं टूटेगा नहीं, शेप कैसे देंगे, हाँ सॉफ्ट रहता है ना, हाँ सॉफ्ट रहता है। और उसमें क्या मिलाया जाता है गोल्ड के ऑर्नामेंट में, कॉपर या सिल्वर, कॉपर मिलाते हैं या सिल्वर मिलाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जो मंदिर में टेम्पल में घंटा होता है या घर में घंटी होती है, नहीं सोने का नहीं होता है हाँ, उसको ब्रास कहते हैं, कॉपर एंड जिंक 70-30 का रेशियो रहता है, कॉपर एंड जिंक।
और अलग से कॉपर ले लें या जिंक ले लें तो वो साउंड नहीं मिलेगी। भाई उसका मेन पर्पस क्या रहता है? साउंड प्रोड्यूस करना, केवल साउंड प्रोड्यूस करना, है ना। आप लोग के रिलीजन में घंटी का इस्तेमाल होता है? नहीं होता ना? हाँ, हमको भी लग रहा था कि आप क्या नहीं होता है। कोई इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? नहीं, माइक कोई इंस्ट्रूमेंट थोड़े, माइक तो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे हिंदू मैथोलॉजी में जितने गॉड हैं सबके हाथ पे कोई ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। हाँ हैं? कहाँ पे? कुछ नहीं जा अच्छे से म्यूजिक बैन ऐसा? डांस नहीं होता? डांस नहीं होता? सही? अरे हमको नहीं पता। हाँ वही तो हम सोच रहे हैं कि नहीं, अल्कोहल तो अब गया जमाना वो। चलिए चलिए, अच्छा छोड़िए, लेकिन ये मतलब इंटरेस्टिंग था कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं, मतलब थ्योरेटिकली तो होता है, क्योंकि मतलब जैसे उसको क्या कहते हैं, नशा करने को क्या कहते हैं मुस्लिम में? हैं? नहीं, अफीम तो नशा हो गया, मतलब उसके लिए एक वर्ड है बड़ा बढ़िया, अरबिक वर्ड है, लेकिन हमको याद नहीं है। नशा मतलब कि अगर नशा करते हैं तो क्या कहा जाएगा उसको? काफिर कहा जाएगा क्या? नहीं, काफिर तो दूसरा हो गया। काफिर किसको कहते हैं? काफिर नहीं, जहाँ तक हमें पता है जो अल्लाह को नहीं मानते उनको काफिर कहा जाता है। हाँ, जो अल्लाह को नहीं मानते उनको, हाँ, उनको काफिर कहा जाता है। ठीक है, चलिए, मतलब अल्लाह के एग्जाम्पल हमने आपको दिए कि जो मंदिर में घंटा होता है, स्कूल में बेल बजाते थे, इवन जो स्टील होता वो भी अलॉय होता है, जिसमें थाली होती है स्टील की वो भी अलॉय होता है। आयरन में क्या मिलाते हैं? कार्बन मिलाते हैं, आयरन में कार्बन मिलाते हैं। ठीक है, नोट करिए। ट्रांजिशन मेटल्स आर miscible. Transition metals are miscible with each other. Transition metals are miscible with each other in molten state. In molten state. Molten state. Full stop. On cooling, the mixture of molten metals, then comma, an alloy is obtained. An alloy is obtained. An alloy is obtained. Full stop. This may be attributed to the fact that transition metals have almost similar size. Transition metals have almost similar size, and therefore atoms of one metal can easily take up positions
positions in the crystal lattice of other metals. Crystal lattice of other metals, full stop. That is why transition metals can form a number of alloys. Then para change. अब alloys की प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, लिखिए alloys are harder, comma, have higher melting points, and are stronger than the pure metals. Full stop. They are less corrosive. corrode नहीं करेगा. They are less corrosive than the pure metal. Full stop. Alloys have lesser conductivity. As compared to the parent metal. Full stop. This property is used in the manufacture. Of resistance wires. For electrical heaters. Then write example. NaHg, क्या बोलेंगे इसको? सोडियम अमलगम alloy, NaHg and zinc Hg, etc. फिर नेक्स्ट करिए नंबर 13. टोटल रहा 14 प्रॉपर्टीज. 13 कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. स्टॉप राइटिंग. अभी अगले जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे तो वहां पर ये पॉइंट आएगा. दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. कॉम्प्लेक्सेस एफ ब्लॉक भी बनाते हैं. लेंथेनाइट भी हम लोग आएंगे, एफ ब्लॉक भी बनाते हैं. डी और एफ दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की एक कोई प्रॉपर्टी बताइए. हाँ, देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है दे आर स्टेबल.
जैसे जब भी हम लोग 2 सॉल्ट ले लें और उसको मिक्स कर दें तो जो कंपाउंड बनता है रिजल्टिंग कंपाउंड आइदर इट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट और इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जब भी 2 सॉल्ट को मिक्स करते हैं तो रिजल्टिंग कंपाउंड आइदर इज कॉल्ड डबल सॉल्ट इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर ये डबल सॉल्ट बना फिर उसको अगर पानी में डाल दिया तो वो फर्दर डिसोसिएट कर जाएगा। जैसे एलम, फिटकरी, कंपोजिशन कोई बता सकता है एलम का? हाँ बहुत अच्छा, नहीं हाँ ठीक है एल्युमिनियम और पोटेशियम के सल्फेट्स होते हैं। बहुत अच्छा, तो बस बना दीजिए फिर, क्या है, सब तो बता दिया आपने। देखिए K2SO4 ये पोटेशियम सल्फेट हो गया, फिर Al2SO4 होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट हो गया, और फिर पानी डाल दीजिए 24H2O ये हो गया। इसको अगर पानी में डालते हैं तो ये आयन से फर्दर अलग डिसोसिएट कर जाता है। एल्युमिनियम अलग हो गया, पोटेशियम अलग हो गया, सल्फेट अलग हो गया। तो डबल सॉल्ट को अगर पानी में डालते हैं तो फर्दर वो आयंस में डिसोसिएट कर जाता है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो वो फर्दर डिसोसिएट नहीं करता है। बेस्ट एग्जांपल इज हीमोग्लोबिन इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन। क्लोरोफिल मैग्नीशियम, ठीक है भाई। हीमोग्लोबिन लोग कितना दारू पीते हैं रात भर बैठ करके, लेकिन ब्लड पे फर्क नहीं पड़ता है, उसके कंपोजिशन पर फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। या आप ग्रीन लीफ को लीजिए, पानी में डाल दीजिए, क्लोरोफिल पे कहाँ फर्क पड़ता है उसकी, भाई जो ग्रीन कलर है उसका क्लोरोफिल की वजह से होता है, लीफ में जो ग्रीन कलर है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुदरत ने बना के रखा है कि आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, और ये मतलब इट इज़ अ बून। तभी तो ये कहते हैं कि मतलब नेचर को स्टडी करना बहुत मुश्किल है। साइंस कितनी भी डेवलप कर जाए, कितनी भी डेवलप कर जाए, ठीक है भाई। पहले कहते थे, पहले हम लोग डिवाइड किया लिविंग नॉन लिविंग, और अब साइंस करेगी नथिंग इज नॉन लिविंग, क्योंकि जिसके अंदर जो नॉन लिविंग उसके अंदर एटम तो होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, तो इफ एनीथिंग इज मूविंग तो इट इज लिविंग। तो अब नॉन लिविंग कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो अब हम लोग गॉड पार्टिकल ढूंढ रहे हैं कि हर सब में गॉड होते हैं, जो 1 लाख साल पहले ऋषि मुनि बता के चले गए कि सब जगह गॉड होते हैं, और अब साइंस अब हम चेक करेंगे कि गॉड होते कि नहीं होते, ठीक है। तो चल रहा है। लेकिन जब हम लोग कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स किस ब्लॉक से बनाते हैं? डी ब्लॉक से और एफ ब्लॉक से बनाते हैं, नोट करिए, राइट। transition metals have a unique tendency. Transition metals have a unique tendency to form complex compounds. Complex compounds or coordination compounds, complex compounds or coordination compounds, full stop. In these compounds, the transition metal ions, जिसको वहाँ पे हम लोग सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल आयंस बाइंड टू अ नंबर ऑफ एनायंस, इसी को लिगेंड कहते हैं, बाइंड टू नंबर ऑफ एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स called ligands, full stop. Each ligand donates, each ligand donates
a lone pair of electrons, lone pair of electrons to the central metal ion, to the central metal ion, forming coordinate bond, forming coordinate bond, forming coordinate bond, full stop. Some common examples, some common examples, some common examples are, फिर अगली लाइन में एग्जाम्पल लिखिए Fe स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, कोऑर्डिनेशन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ना, FeCN6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 4 माइनस एंड एक और लिखिए स्क्वायर ब्रैकेट Cu अगेन ब्रैकेट NH3 बेस 4, लिगेंड क्या है NH3 अमोनिया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, देन 2 प्लस, फिर पहले चेंज करिए, द हाई टेंडेंसी ऑफ transition metal ions, high tendency of transition metal ions to form complexes, is due to फिर अगले स्टेप पे there are 3 factors. Number 1, small size of their atoms, फिर अगले स्टेप पे नंबर 2, हाई न्यूक्लियर चार्ज, फिर थर्ड फैक्टर लिखिए availability of vacant d orbitals, फिर लास्ट करिए नंबर 14, ये कंप्लीट हो जाए, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इस वर्ड को और कहीं यूज किया हम लोगों ने इंटरस्टिशियल, हाँ इंटरस्टिशियल स्पेस कहाँ होता है, जैसे ये सोडियम का है एटम, तो इसमें एक क्यूब बनाएंगे, इस साइड में सोडियम एटम लेंगे, तो जो बीच का हिस्सा रहता है क्यूब के उसको इंटरस्टिशियल, हाँ मतलब एटम्स के बीच का जो पोर्शन आता है, ऐसे हमने ये कर दिया, देखिए ये किया। अब ये वाला जो स्पेस आ रहा है, ये जो स्पेस आया, ये इसको इंटरस्टिशियल कहते हैं, वॉइड कहते हैं इसको, जहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसी के अंदर ये डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी होती है कि इसके पास इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, इनकी लैटिस ऐसी होती, तो यहाँ पे आके स्मॉल एटम्स आ सकते हैं, यहाँ पर एडजस्ट हो सकते हैं, कार्बन वगैरह, बहुत अच्छा, कार्बन है, हाइड्रोजन है, इसी का एग्जाम्पल, इसी वजह से स्टील बनाते हैं हम। तो आयरन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन आ जाता है,
ठीक है, नोट कर दीजिए। लिखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर able to entrap D block elements are able to entrap smaller atoms of other elements, like C carbon, like C, H and N nitrogen, carbon, hydrogen and nitrogen in interstitial sites, of their crystal lattice, full stop. Such compounds are called interstitial compounds. Such compounds are called interstitial compounds. Full stop. As a result, the tensile strength increases. As a result, tensile strength increases while malleability and ductility decreases. Then write one example. An example, write cast iron, CAST, cast iron bracket containing 2 to 4.5% carbon, 2 to 4.5% carbon, bracket close, and steel bracket containing 0.6 to 1.5% carbon, 0.6 to 1.5% carbon, bracket close, are hard, मतलब cast iron and steel are hard because of trapped carbon, in their interstitial sites, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 14 प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लिया। इसमें 2 कंपाउंड्स हैं, तो इसके नोट्स लिखने नहीं हैं, ये हमने पूरा इस पे कर दिया है, आप वहाँ से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो और अब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे F ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। थैंक यू।